जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज़ की भांति एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं आप सभी के बीच में। जैसा कि आप सभी को दोस्तों पता है कि जिस चीज़ का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, बिहार दरोगा का वैकेंसी जो आने वाली थी बहुत दिनों पहले लेकिन नहीं आ रही थी, उसके लिए आंदोलन भी चला था पटना में। उसके बाद आज जाके आप सभी के बीच में नोटिस देखने को मिली होगी 1799 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आ चुकी है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आवेदन होगा, जो 26/9/2025 होने वाली है और 1 मंथ तक इसका डेट रहेगा। और आप लोग को ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। दिसंबर के लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक इसी माह में आप सभी का एग्जाम होने वाला है, इसका पीटी का एग्जाम। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप सभी जो है इस क्लास में बने रहिए और डेली क्लास में क्यूज जो होमवर्क दिया जाता है वहाँ से पढ़ के आइए, उसके बाद क्यूज कीजिए। उसके बाद आप सभी का रिवीजन अच्छा से होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, तभी जाकर आपका जीके पे पकड़ बनने वाला है। तो दोस्तों, इससे पहले आप सभी को बता दें, चालक सिपाही भर्ती जो बिहार पुलिस में चालक सिपाही भर्ती का जो पोस्ट आया था, उसके लिए किरण पब्लिकेशन का एक सेट आ चुका है। इसमें आप सभी को पता होगा 60 नंबर का जीके जीएस और 40 नंबर का परिवहन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो परिवहन का इसमें 40 नंबर का बेस्ट तरीका से इसमें डिस्कशन करके बताया गया और अच्छे तरीका से ट्रैफिक के बारे में, चाहे इंजन हो, सभी के बारे में अच्छे तरीका से इसमें बताया गया। तो आप सभी किरण पब्लिकेशन का बुक लीजिए और शुरू का जो 30 से 40 पेज का जो दिया गया है, इसमें आप परिवहन के बारे में अच्छे तरीका से अध्ययन कीजिए और इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं पूछने वाला 40 नंबर का। और 60 नंबर की बात रही तो जो भी हम लोग यहाँ से क्यूज करवाते हैं वहीं से आपको क्वेश्चन मिलने वाली है। बात में कि इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। अगर आप इसका 20 प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो इसके बाद आप सभी को कहीं और सेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप सभी जाइए दुकान, आपके आसपास जो पड़ोस में दुकान होगा वहाँ पे आपको बुक का दुकान, वहाँ ये बुक मिल जाएगी, अवेलेबल होगी, या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसका बुक को मंगाइए और जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कीजिए। और जिन सभी का एग्जाम आने वाला है सभी साथियों इसमें लग जाइए फटाफट। और उसके बाद दरोगा का जो भी फॉर्म डालिएगा फटाफट सभी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए क्लास में। और इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और डेली क्लास आपको पता है कि करंट अफेयर से स्टार्ट होता है, तो आज का करंट अफेयर का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो करंट में आप सभी को पता है डेली का करंट अफेयर चलता है और पता होना चाहिए कि इसी डेली करंट अफेयर जो होता है वहाँ से ही आप सभी को ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद लास्ट में आप सभी के बीच में जो एसपीडी है वहाँ से भी करंट चलाया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और बताना डेली करंट अफेयर से क्वेश्चन है पहला कि हाल ही में चर्चा में रही मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का संबंध किससे है? ये इजराइल से। सही जवाब इजराइल हो जाएगा। और बताना है कि इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। इजराइल की राजधानी जेरूसलम हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा समर जो है ये कैसा सिस्टम है? ये समर एक जो है ना सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। सरफेस टू एयर, सरफेस से क्या एयर में वार करने वाली एक मिसाइल हो जाएगी। बताइएगा बसारोद है, ये कैसा मिसाइल है? ये कम दूरी का मिसाइल है। कम दूरी का क्या है? एक मिसाइल हो जाएगा। सही जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कि हाल ही में भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? ये भर्गवास्त्र किया। इसी से ना पाकिस्तान जब एक साथ बहुत सारे ड्रोनों से हमला किया था तो इसी से उसका क्या नाबूद करने का काम किया गया था उस समय। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, हाल ही में जो है ना 86वें क्रम का ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? 86वां श्रीहरि बने थे। सही जवाब है। और 89 अभी 89 क्रम का हो चुकी है, वो कौन बने हैं? सही जवाब है रोहित कृष्णन। कौन हो जाएंगे? रोहित कृष्णन 89वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, हाल ही में एआई एंकर अंकिता जो है ना इसको कौन लॉन्च किया? अंकिता असम सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया। बहुत अच्छा जवाब है। बताना आप सभी को, हाल ही में पृथ्वी के नवीनतम अर्ध उपग्रह PN7 अर्जुन की खोज करने वाली पेन स्टार्स फर्स्ट दूरबीन कहाँ स्थित है? ये हवाई में स्थित। हवाई द्वीप कहाँ पड़ता है? ये अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका में पड़ता है। बताना है मोना लोआ एक और एवं किलोवा ज्वालामुखी है, ये कहाँ पड़ता है? ये भी हवाई द्वीप में स्थित एक क्या है? एक ज्वालामुखी हो जाएगा। बताना आटाकामा ये है, ये कहाँ पड़ता है? आटाकामा चिली में पड़ता है। आटाकामा कहाँ पड़ता है? चिली में पड़ता है। सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? यही आटाकामा का ही मरुस्थल है जो कि सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है जो कि चिली में पड़ता है। बताना अगला क्वेश्चन है, बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में मृत घोषित किया गया याला ग्लेशियर का संबंध किस देश से? याला ग्लेशियर का नेपाल से है। नेपाल से संबंधित हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में विफल रहे इसरो के 101वें मिशन का संबंध किससे है? ये PSLV C61 है। PSLV C61 हो जाएगा। और इससे EOS-09 उपग्रह को लॉन्च किया गया था जो कि असफल हो गया। सही जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताना है जवाब दीजिएगा कि हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2025 में ओलंपिक
ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? सही है 90.23 मीटर भाला फेंका है और ये रजत पदक जीत लिया। रजत का मतलब क्या होता है? सिल्वर होता है, सिल्वर। सही जवाब है। बताना है कि हाल ही में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का प्रारंभ ये कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। पुष्कर कुंभ कहाँ हुआ? उत्तराखंड। और सीधा पूछेगा कुंभ कहाँ हुआ? ये प्रयागराज में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास ये कहाँ किया है? ये राजस्थान। ठीक है, अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास का कहाँ किया गया है? ये राजस्थान में किया गया है। सही जवाब हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हराकर वर्ष 2025 का सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? ये बांग्लादेश को हराकर। सही जवाब है बांग्लादेश को हराकर जीता है। बताना है कि हाल ही में दुनिया का पहला मानव मुद्रा से प्रत्यारोपण ये कहाँ हुआ? ये अमेरिका में हुआ। सही जवाब है अमेरिका में हुआ। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा कि हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये परवीन कुमार को। किसे नियुक्त किया गया? परवीन कुमार को नियुक्त किया गया। बहुत अच्छा जवाब है। बताना है कि आईटीबीपी जो है इसका स्थापना किस वर्ष किया गया? ये 1962 में किया गया। बहुत अच्छा जवाब है। बताना सीआईएसएफ एक है, सीआईएसएफ इसका गठन कब हुआ था? 1969। सही जवाब 1969 में। और बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था। 65 में। ठीक है 1965 में हुआ था। और एनसीसी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1948 में। एनएसजी का स्थापना किस वर्ष हुआ? 1984। सही जवाब 1984 में हुआ। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन हुआ है। कहाँ पे हुआ इनका निधन? पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ निधन? पुणे महाराष्ट्र में इसका निधन हो चुका है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आगाज कहाँ हुआ है? ठीक है दादर नगर दमन एवं द्वीप में हुआ। ठीक है घोघला बीच द्वीप ही ना था, वहीं पे हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। बताना है कि हाल ही में वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये बानो मुस्ताक को इसको हार्ट लैम्प के लिए सम्मानित किया गया। सही जवाब है कन्नड़ भाषा में था ये। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहाँ किया है? ये मुंबई में किया। सही जवाब मुंबई में किया गया है। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन चुका है। केरल सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर संकलित 4 पुस्तकों सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का विमोचन किसने किया है? ये सही जवाब है सीपी राधाकृष्णन, जो कि क्या है ये उपराष्ट्रपति पद पर ये अभी तैनात हैं। और बताना उपराष्ट्रपति जो ये कितने क्रम बन चुके हैं? ये 15 में। अभी देखिए तीनों चीजें 15वें क्रम को हो गया। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये तीनों है 15वें क्रम को हो चुके हैं। समान क्रम से याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठीशाला किसने लॉन्च किया? ये महाराष्ट्र सरकार। कौन लॉन्च किया? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कान फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पाल्मे डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जाफर पनाही को। किसे किया गया है? जाफर पनाही को किया गया। सही जवाब है। बताइएगा कि हाल ही में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? ये विशाखापट्टनम में हुआ। विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सही जवाब है आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। बताइएगा हाल ही में इसरो प्रमुख ने किसे गगनयान वर्ष घोषित किया है? 2025 को। ठीक है गगनयान वर्ष 2025 को। और शांति का वर्ष भी 2025 को ही घोषित किया गया। और ठीक है सही जवाब हो जाएगा। बताना है अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कूस का संबंध किससे? कूस का डीआरडीओ से। डीआरडीओ से संबंधित हो जाएगा। बताना है देखिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। बिहार से संबंधित क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये पटना में हुआ। ठीक है पटना में हो चुका है। और चलेंगे घूमने एक दिन यहाँ पे। बताना है आप सभी को, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में सर्वाधिक पदकों के साथ किसने शीर्ष स्थान मिला है? ये मणिपुर को शीर्ष स्थान मिला। ठीक है मणिपुर हो जाएगा। बताइए हाल ही में AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम जो है ना, इसको कौन लॉन्च किया? बीम को गूगल द्वारा लॉन्च किया। याद रखिए गूगल बीम करके आएगा। बीम कौन लॉन्च किया है? गूगल के द्वारा ही लॉन्च किया गया। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वनडे में सबसे तेज शतक लगाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? भी ये स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ये कहाँ खिलाड़ी है? भारत की हो जाएगी। ठीक है। और कितना रन बनाई है ये?
ठीक है, 50 बॉल में 50 बॉल में शतक मार दिए। सही जवाब। बताइए अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025 में भारत का सर्वाधिक एफडीआई जो है किस देश से मिला है? ये सिंगापुर से प्राप्त हुआ। सही जवाब सिंगापुर हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में केरल तट पर डूबे मालवाहक जहाज MSC ELS-3 का संबंध किससे है? लाइबेरिया से। लाइबेरिया का हो जाएगा ये। बताइए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 कब मनाया गया है? 21 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, 21 सितंबर हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लचीले, स्मार्ट और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल कौन लॉन्च किया? अंकुर पहल किस सरकार द्वारा? ये नहीं, ओडिशा। ओडिशा सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज का डेली का करंट अफेयर जो बन रहा था सभी को करवा दिया गया। अब चलते हैं लूसेंट के माध्यम से आप सभी के बीच में जो होमवर्क दिया गया। आप सभी को पता है दरोगा का वैकेंसी आ चुका है, इसलिए फिर से एक नए सिरा से स्टार्ट किया गया लूसेंट में, जो कि प्राचीन भारत चल रहा है, और ज्योग्राफी भी फिर से इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिए हैं। तो बताना है, हिस्ट्री से प्रश्न है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने मंत्रों का उल्लेख है? 250। ठीक है, 250। और अग्नि के लिए कितना हो जाएगा? 200। अग्नि के लिए 200 मंत्रों का उल्लेख है। सही जवाब हो जाएगा। बताना है कि ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का। ठीक है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना है, यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को किस वर्ष मेमोरियल ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? वर्ष 2007 में। वर्ष 2007 में शामिल किया गया। बता दीजिए, बताइएगा, स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? ये यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद कहलाता है। और बताना यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? औधर्यु। ठीक है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? औधर्यु कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना है कि यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किस में मिलता है? किस वेद में? यजुर्वेद में ही मिलता है। सही जवाब है। बताना कौन सा एक वेद है जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया? यजुर्वेद ही लिखा गया। ठीक है, यजुर्वेद। और बताना बलिदान विधि का वर्णन किस में मिलता है? यजुर्वेद में ही मिलता है। बताइएगा, आप लोग को बताना है कि शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है। ठीक है, गान। शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना किस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन है? यही सामवेद में। सामवेद, गाने वाला सब काम कहाँ होगा? सामवेद में हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा था? उद्राती। उद्राती का उद्राती। ठीक है, सही जवाब है। बता दीजिए, आप सभी को बताना है कि सामवेद में कितना सूक्त है? 1810 सूक्त है, जो कि प्राय कहाँ से लिया गया? ये ऋग्वेद से लिया गया। ऋग्वेद से लिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, भारतीय संगीत का जनक ये किसे कहा जाए? सामवेद को। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आज सही है ना लेवल बोलने का तरीका? अब आज सही है ना? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता, मतलब किस वेद में नहीं मिलता है? बताना आप सभी को। दो गो वेद है, यजुर्वेद एवं सामवेद। देखिए दोनों बीच वाला वेद है, उसमें नहीं मिलता है। पहला वाला और लास्ट वाला वेद में मिलता है घटना, और बीच वाला में नहीं मिलता। बीच में दो गो वेद अथर्ववेद एवं सामवेद आता है, और इसी दोनों वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, सही जवाब हो गया। बताना अगला क्वेश्चन है कि अथर्ववेद है, इसका रचना कौन किए थे? अथर्ववेद का रचना सही जवाब अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद का रचना किया गया। ठीक है, अच्छा जवाब बताइए, अथर्ववेद में कितना कांड है? 20 कांड है। 20 कांड होगा। और बताइएगा इसमें सूक्त कितना है? 731 सूक्त हो जाएगा, और मंत्र है 5987 मंत्र हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सभी अंगों का वर्णन किस वेद में मिलता है? इसी अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में ही मिलता है। बताइएगा, जादू टोना का वर्णन किस में मिलता है? ये भी अथर्ववेद में ही मिलता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसे माना जाता है? पृथ्वी सूक्त को। पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। सही जवाब है। बताइएगा कि किस वेद में है ना परीक्षिति को कुरुओं का राजा कहा गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ही परीक्षिति को कुरुओं का राजा कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताना है किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है? पुत्रियां, ये भी अथर्ववेद में ही कहा गया। ठीक है, सही जवाब है, अथर्ववेद में ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे को बताना है, ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है, उसका नाम बताना है आपसे को। साकल शाखा। ठीक है, साकल की शाखा है जो ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। सही जवाब है।
बताना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यजुर्वेद जो बताए थे 2 भाग में है, कौन कौन हो जाएगा ये? यजुर्वेद जो है ये 2 शाखाओं में बंटा है। ये कौन कौन हो जाएगा? शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे आधुनिक वेद बोलेगा तो अथर्ववेद, यानी कि सबसे बाद में कौन सा जोड़ा गया? अथर्ववेद को जोड़ा गया था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन बताना है कि बताना है साहित्य के पश्चात किसका स्थान आता है? साहित्य के पश्चात वेद संहिता के बाद किसका स्थान आता है ये बताना आप सबको। ये वेद संहिता के बाद देखिए ब्राह्मणों, आरण्यक तथा उपनिषद का स्थान आता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना है ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य की व्याख्या करने के लिए जो है किस में लिखा गया? इसको गद्य में लिखा गया। गद्य में लिखा गया। बताना आप सभी को ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा? ऐतरेय एवं कौशिकीय। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय एवं कौशिकीय। और बताना आप सभी को यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होगा? तैत्तिरीय एवं शतपथ। ठीक है, तैत्तिरीय एवं शतपथ हो जाएगा। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस है। सामवेद का पंचवीस और अथर्ववेद का गोपथ हो जाएगा। ठीक है, गोपथ हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना है, बताइएगा ब्राह्मण ग्रंथों से जो है ना हमें है ना किसकी पूर्व घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है? ब्राह्मण ग्रंथों से, जो ब्राह्मण ग्रंथ बताए थे इसमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व, इस सभी घटनाओं का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? इन ब्राह्मण ग्रंथों से मिलता है। सही जवाब है। बताइए आप सभी को बताना है कि किसमें जो है ना यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है? ये आरण्यक में हो जाएगा। आरण्यक में। बताइए उपनिषद संख्या कितना है? 108 है। सही जवाब है। और पता इसमें से मूलभूत उपनिषद को कितने उपनिषद को है ना मूलभूत श्रेणी में रखा गया है? 13 उपनिषद को रखा गया। 13 उपनिषद को मूलभूत श्रेणी में रखा गया। सही जवाब है। बताइए स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है ना किस संहिता से प्राप्त होती है? सही जवाब है मैत्रेयनी। मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। और इसमें जो है ना जुआ और शराब के भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया इसमें मैत्रेयनी में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मतलब स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया? ये किसमें कहा गया? ये शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का क्या कहा गया? अर्धांगिनी कहा गया। सही जवाब है। बताना है कि चारों आश्रम का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? जवालोपनिषद। सही जवाब है। जवालोपनिषद में चारों आश्रम का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। बताए स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा हो जाएगा? मनु स्मृति। ठीक है, मनु स्मृति जो है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि मनु स्मृति जो है ना किस काल का मानक ग्रंथ है? ये शुंग काल का। मनु स्मृति किस काल का? ये शुंग काल का मानक ग्रंथ हो जाएगा। और बताना नारद स्मृति जो है ये किस काल का होगा? गुप्त काल का। नारद स्मृति गुप्त काल का ये ग्रंथ हो जाएगा। गुप्त काल के विषय में से जानकारी प्राप्त होती है। बताइए वेदों को भली भांति समझने के लिए किसका रचना किया गया? वेदांग का रचना किया। और वेदांग का संख्या कितना है? 6 हो जाएगा। वेदांगों की संख्या 6 होगा। और 6 वेदांग का नाम बताइए आप लोग। सुनिएगा, ठीक है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष, ये 6 क्या है? वेदांग हो जाएगा, जो कि वेदों को भली भांति समझने के लिए इसका रचना किया गया है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है किससे मिलता है? पुराणों से मिलता है। पुराणों से मिलता है। और बताइए पुराणों का रचयिता किसे कहा जाता है? लोमहर्ष एवं उग्रशर्वा। उनके पुत्र उग्रशर्वा को महर्षि लोमहर्ष एवं उग्रशर्वा को कहा जाता है। बताइएगा पुराणों की संख्या कितना है? 18 हो जाएगा। सही जवाब 18 हो जाएगा। बताइएगा विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से? मौर्य वंश। ठीक है, विष्णु पुराण का संबंध किससे है? मौर्य वंश से है। और बताइएगा मत्स्य पुराण का संबंध ये आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित होगा, जो किसका संबंध है? मत्स्य पुराण का। बताइएगा वायु पुराण से इसका संबंध किस वंश से? गुप्त वंश। ठीक है, वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से हो जाएगा। तो दोस्तों हिस्ट्री का प्राचीन हिस्ट्री से जो भी प्रश्न बनना शुरू करवा दिया गया। अब चलते हैं इंडियन ज्योग्राफी, जो आज से फिर से आप सभी के बीच स्टार्ट हो रहा है। और अब जो दरोगा का सिलेबस है इन सभी को पता ही होगा कि ज़्यादातर इंडियन ज्योग्राफी से ही पूछा जाता है। और 1 से 2 प्रश्न आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से मिलेगा। बाद में प्राचीन हिस्ट्री से 2-4 क्वेश्चन और आधुनिक भारत से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो उस सभी सिलेबस को कंप्लीट करवा देंगे एग्जाम होने से पहले। तो चलते हैं भारत के भूगोल की ओर। बताइए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कितना हो जाएगा? सही जवाब है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा इसी में बताना आपको कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री। सही जवाब है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट इसका पूर्वी देशांतर में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? 6 डिग्री 45 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा।
देखिए जब इसको पूछे तटीय भाग संपूर्ण लग जाएगा तो मतलब नीचे अंडमान निकोबार जो है वहां से जुड़ जाता है, तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और सीधा पूछेगा भारत का अक्षांश से विस्तार बताना है जो मुख्य भूमि से, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में हो जाएगा। सही जवाब है। मतलब भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है किस कटिबंध में आता है, ये उष्ण कटिबंध। दक्षिणी हिस्सा किस में आता है, उष्ण कटिबंध में। वहीं पे बताना है आपको उत्तरी हिस्सा किस कटिबंध में आता है, उपोष्ण या फिर कोष्ण, उपोष्ण या फिर कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, उपोष्ण या फिर कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है उत्तरी हिस्सा। बताइए अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है? सही जवाब है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में हो जाएगा। सही जवाब है। बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। और बताइए इससे पहले जो है इसमें जो 7वां स्थान है, इससे पहले 6 गो स्थान किसका किसका है बताइएगा? रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया है। बताइएगा 8वां स्थान जो है, ये 8वां स्थान क्षेत्रफल में अर्जेंटीना का। सही जवाब 8वां स्थान भारत के बाद अर्जेंटीना का हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा आप सभी को बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और ये 2011 के जनगणना के अनुसार से है। और बताइए टोटल संख्या कितना परसेंट निवास करता है भारत में? 17.5%। 17.5% विश्व का निवास करता है भारत में। वहीं पे आपको पता होगा कि चीन में जो सबसे अधिक जनसंख्या और वहाँ पे 18% निवास करता है पूरे विश्व का। सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताना है कि भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व की क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही जवाब है 2.42% हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा, बताना है आप सभी को कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन है? दूसरा स्थान है। और पहला स्थान कौन सा है? चीन का। और तीसरा स्थान पर अमेरिका हो जाएगा। चौथा पे इंडोनेशिया हो जाएगा। बताइए भारत का जो उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना हो जाएगा? 3214। सही जवाब है 32 से 14 किलोमीटर में हो जाएगा। और पूर्व से पश्चिम में विस्तार सही जवाब है 2933 किलोमीटर में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? सही जवाब 15,200 किलोमीटर में हो जाएगा। इसमें बताना भारत के तटीय भाग की लंबाई कितना हो जाएगा? नहीं, देखिए जब तटीय भाग पूछा है ना तो पूरा बताना 7516.6 किलोमीटर। जब इसमें मुख्य सुनिए ना, जब इसमें मुख्य लग जाएगा ना तभी बताना आपको 6100 किलोमीटर। जब तक उसमें कुल तटीय बोलिएगा तो 75 कुल नहीं भी लगेगा तभी आपको पूरा देना। जब तक मुख्य नहीं लगेगा, मुख्य भूमि लग जाएगा तभी दे। और ऐसे आप ऑप्शन इसको छांट लीजिएगा। ठीक है, मुख्य भूमि जब लग जाएगा तब आपको क्या देना है? 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। और पूरे टोटल में हो जाएगा ऐसे में तो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। बताइएगा समुद्र में जो है ना भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना नॉटिकल मील तक है? 12 नॉटिकल मील तक है। 12 नॉटिकल मील की 12 समुद्री मील तक हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन बताना है बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमा कितना लगता है? सही जवाब है 4096.7 किलोमीटर हो जाएगा। बताइएगा बांग्लादेश के साथ भारत कितना राज्य सीमा लगाता है? 5 राज्य लगाता है। और सबसे अधिक सीमा कौन लगाता है? पश्चिम बंगाल। देखिए और 5 राज्य का क्रम ऐसा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम एवं असम। ये 5 राज्य कहाँ से लगाती है? बांग्लादेश से सीमा लगाती है। बताइए चीन के साथ सीमा की लंबाई कितना है? सही जवाब है 3488 किलोमीटर में हो जाएगा। और चीन के साथ कितना केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सीमा लगाता है? टोटल 5 को हो जाएगा। ठीक है, इसमें लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं सिक्किम हो जाएगा। ये सभी 5 जो है चीन के साथ सीमा लगाते हैं। बताइए पाकिस्तान के साथ सीमा की लंबाई कितना है? 3323 किलोमीटर में हो जाएगा। और पाकिस्तान के साथ कितना राज्य सीमा लगाता है? ये भी 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिला के 5 हो जाएगा। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात एवं पंजाब हो जाएगा। देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या केंद्र शासित प्रदेश है, इसको जोड़ेगा टोटल 5 हुआ। और राज्य कहेगा तो राजस्थान, गुजरात एवं पंजाब, 3 राज्य में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि नेपाल के साथ भारत की सीमा 1751 किलोमीटर लगता है। और कितना राज्य सीमा लगाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम एवं पश्चिम, टोटल 5 राज्य लगाता है। आप लोग पढ़ के आते हैं इसलिए क्वेश्चन बोलने से पहले जवाब देते हैं। वहाँ पे 10 सेकंड टाइम मांग रहे हैं। इसका मतलब ऑनलाइन वाले छात्र जो भी आप कमेंट कर रहे हैं 10 सेकंड के लिए, आप जो है इसका मतलब होमवर्क नहीं पढ़ते। इसलिए होमवर्क पढ़ के आइए फिर आप भी जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आने से पहले जवाब आ जाएगा आपका भी। अगला क्वेश्चन पे बताना है आप को भूटान के साथ सीमा की लंबाई कितना है? 699 किलोमीटर है। और म्यांमार के साथ सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा
अफगानिस्तान के साथ सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ कौन सा सीमा लगाता है, कौन सा सीमा लगाता है, ये लद्दाख सीमा लगाता है। सिर्फ एक लद्दाख है जो पाक अधिकृत लद्दाख है, वो भी वही सीमा लगाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितना राज्य है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है? 16 राज्य है। राज्य पूछे तो राज्य 16 हो जाएगा, और पूछे केंद्र शासित प्रदेश कितना होगा? 2 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, दोनों केंद्र शासित प्रदेश जो कि क्या करता है, ये सीमा लगाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत की जलीय सीमा के जो है ना कितने देश साथ लगता है? 7 देश। ठीक है, 7 देश के साथ जलीय सीमा लगता है। वहीं पे पूछेगा अगर आपसे कि भारत के कितना देश के साथ जलीय एवं स्थलीय दोनों सीमा लगाता है, तो क्या बोलिएगा? 3 गो राज्य हो जाएगा। एक पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश, एक म्यांमार। पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं म्यांमार ऐसा देश है जिसके साथ भारत जो है ना स्थलीय एवं जलीय दोनों सीमा लगाता है, स्थलीय एवं जलीय दोनों सीमा साझा करता है। तो दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का जो होमवर्क दिया गया आज का, उसको कंप्लीट करवा दिया गया। अब इसमें चलते हैं, विविध से भी प्रश्न दिया गया और पुरस्कार चल रहा, और वो भी नोबेल पुरस्कार। तो चलते हैं नोबेल पुरस्कार की तरफ। बताना अब तक जो है ना कितने बार मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 2 बार दिया गया। और पहला बार किस वर्ष दिया गया था? 1931 में दिया गया। और किसको दिया गया? एरी एक्सेल कर्ल फर्ल्डट को, एरी एक्सेल कर्ल फर्ल्डट को दिया गया। और बताना है कि दूसरी बार मरणोपरांत किसको दिया गया था? और ये डैग हैमरशोल्ड को दिया गया। और किस वर्ष दिया गया था? 1961 में दिया गया। सही जवाब है 1961 में दिया गया। बताना कब यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा? ये 1974 में नियम बना दिया गया। बहुत अच्छा जवाब है। बताना मैडम क्यूरी को कितना बार नोबेल पुरस्कार मिला है? 2 बार दिया गया। सही जवाब है। और पहला बार कब मिला था इनको? 1903 में मिला था। और किसके लिए दिया गया था? रेडियो सक्रियता के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। बताएगा दूसरी बार इनको जो 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला, किसके लिए दिया गया था? रेडियम रसायन निष्कर्षण के लिए दिया गया था। बताएगा कि लिनस पॉलिंग जो है, इनको जो है नोबेल पुरस्कार पहला बार कब मिला था? 1954 में मिला था। और दूसरा बार 1962 में दिया गया। और बता जॉन बॉर्डिन है, इनको भी दिया गया 2 बार। पहला बार ट्रांजिस्टर के लिए दिया गया, किस वर्ष दिया गया था इनको? 1956 में दिया गया, ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए 1956 में। उसके बाद दूसरा बार दिया गया अतिचालक के सिद्धांत के लिए, किस वर्ष दिया गया? 1972 में दिया गया, 1972 में। बताइए फ्रेडरिक सेंगर है, इनको जो है इंसुलिन मोलिक्यूल्स की संरचना के लिए पहला बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1958 में दिया गया। और दूसरी बार इसको वायरस न्यूक्लियोटाइड के सेक्वेंसिंग के लिए सेक्वेंसिंग के लिए दिया गया, रसायन में। किस वर्ष दिया गया था? सीक्वेंसिंग था, ये सीक्वेंसिंग के लिए 1980 में दिया। वायरस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग के लिए 1980 में दिया गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जो है, इनको किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? शांति के लिए दिया गया। और कितने बार दिया गया? टोटल 3 बार दिया गया। टोटल 3 बार शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। और कब कब दिया गया? सही जवाब है 1917, 1944 और 1963 में दिया गया। 17, 44, 63 याद रखिए। जो रेड क्रॉस है इनको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 1917, 1944 और 1963 में दिया गया है। सही जवाब है। बताएगा सर विलियम हेनरी ब्रैंग एवं अपने बेटे विलियम एल ब्रैंग के साथ भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त किए थे? ये 1980 में प्राप्त किए, 1980 में प्राप्त किए। अगला क्वेश्चन बताना है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पुरुष का नाम बताना है। ये लॉरेंस ब्रेग हो जाएंगे, जो इनको कितने वर्ष मिला था? 25 वर्ष की अवस्था में। और ये इनको कब दिया गया था? 1980 में दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। और बताना सबसे कम उम्र की महिला कौन थी जिसको नोबेल पुरस्कार? ये मलाला यूसुफजई है, जिनको 2014 में कैलाश सत्यार्थी द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए सबसे अधिक उम्र में जो है ना नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? जॉन बी गुडएनफ, जॉन बी गुडएनफ को दिया गया। और ये यूएसए के हैं। और ठीक है 2019 में दिया गया इनको, 2019 में ही दिया गया। और रसायन का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। सही जवाब हो जाएगा। और इनका उम्र उस समय कितना था? 97 ईयर का था, यानी 97 वर्ष का हो जाएंगे। बताइए द्वितीय विश्व युद्ध के समय किस वर्ष जो नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? 1940 से 42 के दौरान नोबेल पुरस्कार का वितरण नहीं किया गया था। बताइए ऑस्कर जो पुरस्कार है इसका शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1929। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था? 1929 में हुआ था। बताइएगा कि विश्व जो है ना फिल्म जगत में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा होगा? यही ऑस्कर पुरस्कार हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। देखिए ये जो है यह पुरस्कार जो है ना नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। और बताना इसका जो ऑफिशियल नाम क्या हो जाएगा?
एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट, एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि ऑस्कर में नामित जो है ना प्रथम जो है ना भारतीय फिल्म कौन सा था? मदर इंडिया था। मदर इंडिया को किस वर्ष दिया गया ऑस्कर? 1957 में दिया गया, ठीक है। और सलाम बॉम्बे को कब दिया गया? 1988 में दिया गया, सही जवाब है। और बताएं लगान को कब दिया गया? 2001 में दिया गया, ठीक है। बताएं पहेली को किस वर्ष दिया गया? 2005 में दिया गया। पहेली 5 प से याद रखिए, प से पहली, प से 5। मतलब श्वास है, श्वास, इसको कब दिया गया? 2004 में दिया गया। और रंग दे बसंती इसको 2006 में दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम व्यक्ति बताना है, ठीक है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हो जाएंगे। और इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1925 में दिया गया। और बताइएगा इनको जो है ना बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1938 में दिया गया था। बताइए ऑस्कर पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया, ठीक है। भानु अथैया हो जाएगी, ठीक है। और बताइए इनको जो किस फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था भानु अथैया को? गांधी फिल्म में, गांधी फिल्म में, ठीक है। रिसर्च एटनबेरी की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको दिया गया था, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। तो लुसेंट से जो प्रश्न बन रहा था सभी को करवा दिया गया। चलते हैं अब आप सभी के बीच में जो साइंस का जो दिया गया दृष्टि से चल रहा है, दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक बुक वहाँ से लेकर आते हैं। और फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स में चलते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं हम लोग? दक्षिणा हस्त अंगूठा नियम, फ्लेमिंग का दक्षिणा हस्त अंगूठा नियम का प्रयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है यदि किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत कर रहा हो तो अंगुली चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी। इस नियम को कौन सा नियम कहा जाता है? ठीक है, मैक्सवेल का क्रूक्स नियम या फिर दक्षिणा हस्त अंगूठा नियम भी कहा जाता है, ठीक है। दोनों नियम कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो अंगूठा क्या दर्शाता है? ये देखिए इसमें जो है ना अंगूठा विद्युत धारा, बल जो है ना वाम हस्त नियम में दिखाता है, ठीक है। जब दाहिना आएगा तो उसमें क्या आएगा? धारा की दिशा दिखाता है। और बामा हस्त में अंगूठा दिखाता है बल, ठीक है। दो से देखिए दाहिना में आया था क्या आ गया? दिशा दिखाता है। बहुत से बाएं था, बहुत से बल दिखाता है। ऐसे करके याद कर सकते थोड़ा सा पकड़ के इसको, सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है, बताइए किसको जो है ना किसी बताइएगा 1820 ईस्वी में किसी जो है ना आकास्मक या खोज की किसने यह आकास्मक खोज किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी दिक्सूची में विक्षेप उत्पन्न होता है? ये कौन खोज किया? ये हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड द्वारा यह खोज किया गया था। बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ऑस्ट्रेड, ऑस्ट्रेड। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? ऑस्ट्रेड हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को फ्लेमिंग के किस नियम से जाना जाता है? बल वाला बायां। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ये जाना जाता है। और वाम हस्त नियम में फ्लेमिंग का अंगूठा क्या दर्शाता है? बल की दिशा दर्शाता है। और ये तर्जनी उंगली क्या दर्शाता है? ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, ठीक है। और ये मध्य वाला उंगली ये धारा को, ठीक है, विद्युत की धारा को बताता है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना है कि किसी परिवर्तित होते चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत चालक को रखने पर उसमें विद्युत वाहक बल या विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, टेस्ला हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसके द्वारा किया गया? ये माइकल फैराडे के द्वारा। और ये किस वर्ष किया था? 1831 में, 1831 में इसका खोज किया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत जनित रंजन इत्यादि को बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किया जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को बताना है एक विद्युत धारावाही कुंडली में धारा परिवर्तित करके दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की घटना को क्या कहते हैं? अनोन्य प्रेरण, अनोन्य प्रेरण कहा जाता है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? ये अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत, अनोन्य
परिवहन के सिद्धांत पे कार्य करता है। बताइएगा ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? सही जवाब है इसको हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर एवं अपचाई, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बताइए किस ट्रांसफार्मर का जो ना प्रयोग निम्न विभव की विद्युत धारा को उच्च विभव की विद्युत धारा में परिवर्तित करने हेतु किया जाता है? स्टेप यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इसको निम्न को क्या करता है? ये ऊंचा करता है, बढ़ा देता है। और किसका उपयोग जो ऊंचा को निम्न करने में करते हैं? स्टेप डाउन का प्रयोग, यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि विद्युत उत्पादक के केंद्रों से दूरस्थ स्थानों पर विद्युत ले जाने के लिए उन्हें जो है ना किस विभव पर ट्रांसमिट किया जाता है? इसको उच्च विभव पर यानी कि उच्च विभव पर ट्रांसमिट किया जाता है। और बताना उच्च विभव पर ट्रांसमिशन के कारण विद्युत क्षय क्या होता है? कम होता है। सही जवाब है कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा उच्च विभव वाले ट्रांसमिशन से घरेलू उपयोग हेतु विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? ये अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है। बस ट्रांसफार्मर जो केवल जो है किसके साथ ये कार्य करता है? किस धारा के साथ? ये प्रत्यावर्ती, ठीक है, एसी धारा, यानी कि एसी धारा एवं विभवांतर के साथ ये कार्य करता है और दृश्य धारा एवं एक दिश धारा के साथ काम नहीं करता है। बताइए अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही पर कौन सा बल भाई पर मतलब कौन बल लगाता है? ये चालक बल लगाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? मोटर बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो बदलता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप सभी को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? बैटरी बदलता है। सही जवाब सेल यानी कि बैटरी बदलता है। विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? बल्ब, CFL यानी LED, जितना भी बल्ब है क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। अगला बताना है विद्युत ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है? ठीक है, हीटर बदलता है, बल्ब इत्यादि सभी बदलता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत में घरेलू उपयोग हेतु कितना विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है? 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट का किया जाता है। और इसमें कितना SZ, इसका आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ट्ज का। ठीक है, 50 हर्ट्ज का इसका आवृत्ति हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना है कि घरों में जो है ना घरों में पृथक को लगाया जाता है। कितना पृथक लगाया जाता है? 2 पृथक को लगाया जाता है। एक है 15 एम्पियर का, एक है 5 एम्पियर का। बताना आपको इसमें जो है कि गीजर, हीटर, AC, रेफ्रिजरेटर में कितना एम्पियर का प्रयोग होता है? 15 एम्पियर का प्रयोग होता है। और पंखा जो होता है इसमें पंखा बल्ब में 5 एम्पियर वाला प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना घरेलू वायरिंग में धनात्मक के लिए जो है ना किस रंग के विद्युत रोधी आवरण वाले तार का प्रयोग करते हैं? लाल रंग का करते हैं। और ऋणात्मक के लिए किसको करते हैं? काला रंग का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब काला रंग का प्रयोग करते हैं। बताइए LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड हो जाएगा। सही जवाब है लाइट एमिटिंग डायोड हो जाएगा। बताइए 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? सही जवाब है 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। सही जवाब है। बताएगा अगला क्वेश्चन बताना है कि एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगाकर 20 घंटे तक जलाया जाए तो संपूर्ण विद्युत खर्च कितना होगा? 10 यूनिट खत्म होने वाला, 10 यूनिट खर्च हुआ। तो फिजिक्स का जो प्रश्न बनना है इसको करवा दिया गया था। अब चल रहे हैं बायोलॉजी की, और बायोलॉजी में कृषि एवं पशुपालन दिया गया था आप सभी के बीच। पता है कृषि जो है एक प्रकार की कैसी क्रिया है? एक प्राथमिक क्रिया है, प्राथमिक। और कृषि किस सेक्टर का विषय है? प्राथमिक सेक्टर का एक विषय है, प्राथमिक सेक्टर में ही आता है। सही जवाब हो जाएगा। पता है कृषि कितने प्रकार का होता है? देखिए मुख्य रूप से 2 प्रकार का, निर्वहन कृषि एवं वाणिज्यिक कृषि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है पारंपरिक रूप से कम उपज पैदा करने वाले निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक या समुदाय के श्रम का उपयोग करने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? निर्वाह कृषि कहा जाता है, निर्वाह कृषि। अगला क्वेश्चन फसल उत्पादन एवं पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। किस कृषि में किया जाता है? ये वाणिज्यिक कृषि में किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए छोटे निर्वाह कृषि का भी 2-3 भाग होता है। इसमें बताना आपको छोटे भूखंड पर साधारण तरीके और अधिक श्रम द्वारा खेती की जाती है, इसको क्या कहता है? गहन निर्वहन कृषि कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है वृक्षों को काटकर एवं जंगल साफ करके किए गए भूखंडों पर मक्का, आलू आदि का खेती क्या कहलाता है? ये स्थानांतरण कृषि, इसी को स्थानांतरण कृषि करते हैं। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, स्थानांतरण कृषि को मिल्पा कहाँ कहा जाता है? मैक्सिको में कहा जाता है। और रोका कहाँ कहते हैं? ब्राजील में कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। और बालेर कहाँ कहा जाता है? राजस्थान में कहा जाता है। बताना अगला क्वेश्चन है कि
पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए विभिन्न स्थानों पर घूमते रहते हैं, उसे क्या कहता है? चालवासी पशुचारण। चालवासी पशुचारण कहा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है? ये मिश्रित कृषि कहलाता है। मिश्रित कृषि कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना है कि संश्लेषित उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित कृषि क्या कहलाता है? ये जैविक कृषि कहलाता है। जैविक कृषि कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए कृषि पद्धति है जिसमें कृषि योग्य भूमि पर अनाज या दलहनी फसलें कुछ वर्षों तक उगाई जाती है और फिर कुछ वर्षों तक उसे घास के लिए जो है ना छोड़ दिया जाता है, चारागाह के हेतु छोड़ दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसको लेक कृषि कहा जाता है। लेक कृषि कहा जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। पता है मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक जल अपरदन, एक वायु अपरदन। जल अपरदन एवं वायु अपरदन। और जल अपरदन भी 3 प्रकार का होता है। परत अपरदन, रील अपरदन एवं बड़ी अवनालिका अपरदन। बताना आपसे को वर्षा जल बूंद एवं जल बहाव के कारण ऊपरी मृदा के एक समान रूप से पतली परतों के रूप में मृदा का कटाव एवं अलगाव क्या कहलाता है? ये परत अपरदन कहलाता है। और परत अपरदन ही क्या अत्यधिक हानिकारक होता है। ठीक है, हानिकारक। तो दृष्टि पब्लिकेशन का जो प्रश्न बनना शुरू करवा दिया गया। अब चलते हैं साइंस में। आप सभी के बीच में एग्जाम पोर्टल का जो PDF चलाया गया, आप सभी को पता होगा, इससे पहले भी ये चलाया जाता था, तो इसको भी दिया गया। तो यहाँ से फटाफट देख लेते हैं जो भी होमवर्क। और ये ग्रुप D के लिए स्पेशल होने वाला है। आप सभी के बीच में एग्जाम पोर्टल के लिए आए और आपको दरोगा में भी जो साइंस होता है इससे बाहर नहीं मिलने वाला। तो ध्यान दीजिएगा, क्लास में बने रहेगा, हंसिए मत, क्लास में ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बताना है, बताइएगा भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं? सही जवाब प्रोटीन, विटामिन एवं कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? रेशो रुक्षांश। फाइबर ही उसको बोला रेशो रुक्षांश कहा जाता है हिंदी में। इसको बताना। अगला क्वेश्चन बताएगा बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता कौन करता है? रुक्षांश से करता है। ये रुक्षांश करता है, हमारे शरीर का क्या करता है? सहायता करता है। रुक्षांश, इसको हिंदी में बोला जाता है फाइबर। बताइए अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः क्या कहते हैं? शरीर वर्धक कहता है। शरीर वर्धक कहते हैं। शरीर में जो वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है और प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः क्या कहते हैं? शरीर वर्धक कहा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होता है उसे क्या कहा जाता है? ये उसको अभावजन्य रोग कहा जाता है। अभावजन्य रोग कहा जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है? वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। और कई बार पूछा हुआ है कि सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो वसा से प्राप्त होता है। और ऊंट का जो कुबर होता है उसमें क्या रहता है? वसा ही संग्रहण रहता है उसमें। सही जवाब हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है भोजन के आवश्यक घटक को क्या कहा जाता है? पोषक कहा जाता है। भोजन के आवश्यक घटकों को पोषक कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कौन सा विटामिन हमारे शरीर को हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है? विटामिन डी करता है। सही जवाब विटामिन डी मदद करता है। बताए स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। सही जवाब है विटामिन सी की कमी से होता है। बताइए अगला क्वेश्चन बताना है किसे जो बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहा जाता है? प्रोटीन को कहा जाता है। सही जवाब प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। बताइए जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा? विटामिन बी और सी होगा। और बताइएगा बसा में घुलनशील विटामिन एडेक याद रखिए ADE के एडेक हो जाएगा जो क्या बसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है? विटामिन B1 हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है दूध में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी नहीं पाया जाता क्योंकि विटामिन सी खट्टे पदार्थ में पाया जाता है और जब भी विटामिन सी दूध में आएगा तो दूध फट जाएगा और छेना निकल जाएगा। समझ रहे बात? अगला क्वेश्चन बताया उसी से पनीर बनता है दूध फाड़ने के बाद। बताइए अगला क्वेश्चन बताना है बताइए चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया। चावल और गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो पोषक पदार्थ तत्व हो जाएगा ये। बताइए अगला क्वेश्चन बताना है एक परिरक्षण में खाद्य सामग्री में तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालने पर और इसका रंग परिवर्तित होकर काला या नीला हो जाता है जो इसमें किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? ये मंड की उपस्थिति को ये दर्शाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कोई खाद्य पदार्थ अल्प मात्रा में या फिर कागज के टुकड़े में लपेट कर उसको जब कूटते हैं उसमें तेल बाहर निकलता है। तेल क्या दर्शाता है? ये वसा को दर्शाता है। तेल जो है ये वसा बताता है। इसमें वसा है ये। मतलब कार्बोहाइड्रेट और वसा की समान मात्रा ले तो
हमारे शरीर को ज्यादा ऊर्जा किससे मिलेगा? ये वसा से मिलेगा। ठीक है, वसा से ज्यादा ऊर्जा मिलने वाली है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना, प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। बताइए प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होता है? शरीर की वृद्धि के लिए। शरीर की वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता है? प्रोटीन की आवश्यकता हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि विटामिन जो है ये कहाँ संचित रहता है? ये यकृत में संचित होता है। ठीक है, यकृत में संचित होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम, हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। यह इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं? इसे संतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है, संतुलित आहार कहा जाता है। बताइएगा शरीर में रक्त में हेमोग्लोबिन कण होते जो भोजन में लौह तत्व से बने होते हैं। इसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया या फिर औरक्तता। हिंदी में इसको औरक्तता बीमारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है, प्रोटीन किसका उदाहरण है? वृद्धि तथा निर्माण। वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ का ये उदाहरण हो जाएगा। बताइए शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है, किससे होता है? ये प्रोटीन से होता है। उत्तक का निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना किसका प्रमुख कार्य है? कार्बोहाइड्रेट का। ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा का आवश्यकता पूरा करना कार्बोहाइड्रेट का क्या है? प्रमुख कार्य हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए घाव के भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग करता है? ये विटामिन सी सहायता करता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है? किलोसिस B2, विटामिन B2 की कमी से होता है। और बताइए आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और सबसे अच्छा स्रोत आंवला को ही माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा। और डेली एक आंवला खाना चाहिए। बताना है आप सभी को, सुबह हम रनिंग करने वाले के लिए बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, वह पदार्थ जिसके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? पारदर्शी कहा जाता है। जिसको देखा जा सकता है पारदर्शी कहा जाता है। और जिसको स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उसे क्या करते हैं? उसको पारभासी कहा जाता है। और जिससे देखा ही नहीं जा सकता उसको अपारदर्शी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना है, बताइए वायु, कांच और पानी ये कैसा पदार्थ है? ये पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ होगा। अगला क्वेश्चन है, किस विधि का प्रयोग करके हम जो है ना बिलियन में से ठोस बिलियन को विभक्त कर सकते हैं? ये वाष्पीकरण के द्वारा इसको हम अलग कर सकते हैं। बताना आपसे कोई जो विलय पदार्थ होते हैं जो कहाँ किस में घुल जाते हैं? विलय पदार्थ किस में घुल जाते हैं? ये विलय यानी कि पानी में घुल जाते हैं, उसी को विलय कहा जाता है। विलय जो पानी में घुल जाता है। बताइए जल में विलीन होने वाला एक गैस है, उसका नाम बताइए। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या? हाँ, ऑक्सीजन है जल में ये मिक्स रहता है। और सारा गैस होगा, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पानी में विलय द्रव्यों के नाम बताइए। पानी में विलय द्रव्य का नाम बताना है आपको। सिरका और नींबू का रस, ये विलय द्रव्य होगा पानी में। मक्खन का पेपर क्या है? ये कैसा पदार्थ है? ये पारभासी पदार्थ का उदाहरण है, पारभासी हो जाएगा। बताना आप सभी को कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि मतलब किसकी कमी के कारण होता है? ये प्रोटीन की कमी के कारण हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए मधुमक्खी फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है, क्यों करती है इसका बताना आपको। देखिए फूल और उसका मकरंद वर्ष में केवल क्या होता है? केवल कुछ समय के लिए उपलब्ध होता है, इसलिए क्या करता है मधुमक्खी उसको जमा कर लेता है और सालों भर वो खाते रहता है। तो दोस्तों ये एग्जाम पोर्टल का जो प्रश्न बनना है इसे समाप्त करवा दिया गया। अब चलते हैं आपसे बीच सार संग्रह को लेकर आते हैं। सार संग्रह फटाफट देख लेते हैं जो भी होमवर्क दिया गया था। बताइए आप सभी को है पंचायत राज किस सूची का विषय है? ये राज सूची का विषय हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा कि इसको पंचायत राज किस अनुसूची में रखा गया है? 11वीं अनुसूची में। और 11वीं, ठीक है। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन आया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। बताइएगा कि 11वीं अनुसूची में पंचायत को कितना विषय दिया गया है? 29 विषय दिया गया। ठीक है, 29 विषय दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताना है पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ किस संविधान संशोधन द्वारा? सही जवाब 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कितने वर्ष के अंतराल में होता है? प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में होता है। सही जवाब है। बताइएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद बताना है। अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 दिया हुआ है यहाँ पे। बताइएगा राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सही जवाब बताइएगा भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया था? ये राजस्थान के नागौर जिला में किया गया और 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए बलवंत राय मेहता समिति जो है कैसे कितने स्तरीय का था? ये त्रिस्तरीय का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और अशोक मेहता समिति ये 2 ही स्तरीय का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताएगा
बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ? 1957 में क्या गया? सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति गठन कब हुआ? 1957 में हुआ। और वहीं बताना अशोक मेहता समिति गठन ये 1977 में किया गया। सही जवाब है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है जीवीके राव समिति गठन किस वर्ष हुआ? 1985। सही जवाब 1985 में हुआ। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है LM सिंघवी समिति, इसका गठन 1986 में किया गया। सही जवाब 1986 में किया गया। बताइएगा संथानम समिति का गठन कब हुआ? 1962 में किया गया। और सादिक अली समिति का गठन 1964 में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुष्टि जो है किस समिति द्वारा की गई थी? ये LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति के द्वारा ही किया गया। बताइए ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या स्वरूप है? ये प्रशासनिक प्राधिकरण, प्रशासनिक प्राधिकरण हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन करना अनिवार्य है? 6 महीना के भीतर हो जाएगा। सही जवाब 6 माह के भीतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना 3 स्तरीय पंचायतों गठन किन राज्यों में किया जाता है? जहाँ की संख्या जो 20 लाख से अधिक होता है वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, 20 लाख से अधिक होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना है 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में कितना % का आरक्षण मिला है? 33% का। 33 देखिए जब बिहार कहेगा ना तब 50 लगाइएगा। सिर्फ पूछेगा राज्य तो 33% देना है। सिर्फ बिहार ऐसा राज्य 50% सब में क्या करते जा रहा है। मध्य प्रदेश होगा, एक दो राज्य होगा। जब किसी राज्य का नाम लेकर पूछेगा ना तभी जवाब दीजिएगा। सिर्फ पूछेगा राज्य में तो 33% देना होगा। जब राज्य का नाम लग जाएगा, हाँ पर्सनल बिहार होगा तब 50% बोलिएगा। सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की ओर। बताना चावल का जो है ना उत्पादन भारत का स्थान क्या है? दूसरा स्थान है। और पहला स्थान किसका है? चीन का हो जाएगा। सही जवाब है। पता है गेहूं के उत्पादन भारत का स्थान, इसमें भी दूसरा स्थान और पहला स्थान कौन रखता है? चीन ही रखता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए मक्का के उत्पादन भारत का स्थान छठा है, षष्ठम यानी कि छठा हो जाएगा। और पहला स्थान किसका है? अमेरिका का हो जाएगा। सही जवाब है। जौ का उत्पादन में पहला स्थान किसका है? रूस का हो जाएगा। और भारत का 22वां स्थान हो जाएगा। बताइए बाजरा का उत्पादन भारत का स्थान प्रथम है। बाजरा उत्पादन भारत का स्थान प्रथम है। दलहन में कौन सा स्थान है? प्रथम। देखिए दलहन का उत्पादन और उपभोग दोनों भारत का स्थान क्या? पहला स्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूंगफली के उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय स्थान है। और पहला स्थान चीन का हो जाएगा। बताइए जूट के उत्पादन में भारत का स्थान ये प्रथम हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्थान बांग्लादेश का हो जाएगा। बताइए गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? ब्राजील का हो जाएगा। और दूसरा स्थान द्वितीय भारत का हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए टमाटर के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा हो जाएगा, पहला चाइनीज माल है। और प्याज के उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का हो जाएगा। ठीक है, बताइए नींबू के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? भारत का ही हो जाएगा। और रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान ये भी भारत, रेशम उत्पादन चीन का होना चाहिए, चीन होगा। ठीक है, और 5 प्रकार का रेशम उत्पादन भारत कर रहा है लेकिन चीन होगा पहला स्थान। बताइए दूध के उत्पादन प्रथम स्थान भैंस का दूध भारत का हो जाएगा। गाय के दूध में ये भी भारत का हो जाएगा। ठीक है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान हो जाएगा। और अंगूर के उत्पादन में भारत का स्थान सप्तम यानी 7वां होगा, 7वां हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है अलसी या फिर तीसी किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है? ये रेशा युक्त पौधा। ठीक है, रेशा युक्त पौधा का ये उदाहरण हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा विश्व में कुल कहवा का उत्पादन है ना प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक कहाँ होता है? ये किस देश में? ब्राजील में होता है। ठीक है, ब्राजील में होता है। सही जवाब। मोचा कहवा कहाँ उगाया जाता है? यमन में उगाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है विश्व में दूध के अग्रणी उत्पादक देश कौन होगा? भारत ही हो जाएगा। उसके बाद अमेरिका का स्थान आता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को विश्व में सबसे अधिक पशुधन मतलब देश, पशुधन वाला देश भारत हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए बार्कशायर किसका एक किस्म है? ये बार्कशायर, यॉर्कशायर, हैम्पशायर ये सुअर का किस्म है। ये सुअर का एक किस्म हो जाएगा। सुअर भी एक शायर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है विश्व में सर्वाधिक बकरियां किस देश के पास है? चीन के पास हो जाएगा, चीन के पास। ये सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन बताना है विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी का किस्म कौन होगा? लेग हॉर्न मुर्गी सबसे अधिक अंडा देती है। बताइए बकरी की किस प्रजाति को दूध की रानी कहा जाता है? सानेन बकरी है, जो स्विट्जरलैंड की सानेन बकरी हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए मछली उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान ठीक है, देखिए फिर से मछली का आयात में प्रथम स्थान अमेरिका का है। और निर्यात में किसका है? चीन। यानी कि उत्पादन चीन में सबसे अधिक होता है, इसलिए निर्यात सबसे अधिक करता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। तो
तो दोस्तों जो भी 20 वर्ल्ड ज्योग्राफी का होमवर्क बनना तो सभी को करवा दिया गया। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स, जो लास्ट पोजीशन पे चल रहा है अभी। चलते हैं इकोनॉमिक्स में। बताना है जब कुल उत्पादक स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होता है, शून्य हो जाएगा। सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताएगा दीपक पारेखर समिति का गठन जो है किसके लिए किया गया था, ये अवसंरचना के विकास और वित्तीय हेतु उपाय सुझाने के लिए किया गया था। इसको बताना है आप सभी को कि असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किसने की थी, ए.ओ. हर्समैन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष कौन थे उसमें, देवेंद्र कुमार सिक्री हो जाएंगे। बताइएगा एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, CSO के द्वारा किया था। और CSO गठन किस वर्ष हुआ था, 1951। ठीक है, 2 मई 1951 को किया गया, सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, बताइएगा गॉडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार किसे दिया गया है, ये जनसंख्या को दिया गया है, सही जवाब जनसंख्या को दिया गया। बताना है वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट मुख्य घटक क्या हो जाएगा इसका, अल्प पोषण, शिशु वृद्धरोधन, शिशु मृत्यु दर, इसी सब हो जाएगा। ठीक है, बताइए रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है, आर्थिक क्षेत्र में सुधार से, आर्थिक क्षेत्र में सुधार से हो जाएगा, सही जवाब। बताइएगा व्यय प्रबंधन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बिमल जलान, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, अशोक कुमार माथुर, ए.के. माथुर हो जाएंगे, बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि इंडियाज इकोनॉमिक्स पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, चरण सिंह हो जाएंगे। ठीक है, चरण सिंह हो जाएंगे, सही जवाब। पता है ना मार्केस संधि किससे संबंधित है, मार्केस दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से, हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताना है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि बताएगा पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान, जो इसका सुझाव कौन दिया था, गुरनाल मिल्डर द्वारा, और ये अपना किस पुस्तक में दिए थे, एशियन ड्रामा में दिया था। ठीक है, एशियन ड्रामा में। बताएगा व्यवसायिक संपत्तियों के न्यासिता सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे, न्यासिता, ये गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, सही जवाब होगा। बताइए ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र किसने प्रारंभ किया था, ये ITC के द्वारा किया गया, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताना है भारतीय उद्यमिता विकास संस्था, ये कहाँ है, उद्यमिता विकास संस्थान, ये अहमदाबाद में है, सही जवाब अहमदाबाद होगा। अगला क्वेश्चन बताना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये कहाँ है, ये भोपाल में पड़ता है, भोपाल में हो जाएगा, सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, B.S. मिन्हास, कौन हो जाएंगे, B.S. मिन्हास है। अगला क्वेश्चन बताइए राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी, जुलाई 1982 में, बताइए अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, अल्फ्रेड नोबेल को। देखिए सुनिएगा अमर्त्य सेन को दिया गया, ठीक है। बताइए अर्थशास्त्र में जो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र पुरस्कार शुरुआत हुआ था और किस वर्ष हुआ था ये बताइएगा, 1968 से दिया जाने लगा और शुरुआत इसका 1967 में घोषणा करते, ठीक है, 67-68 में घोषणा हुआ था, ठीक है, 1969 में पहला बार दिया गया था, सही जवाब है, यहाँ पे 68 दिया गया, सही जवाब है। अल्फ्रेड नोबेल 67 में खोज किए थे ना, इन्हीं को जो है ना स्मृति में जो इसका घोषणा किया गया 1969 में पहला बार दिया गया था, सही जवाब हो जाएगा। तो कॉस्मोस का जो भी पब्लिकेशन का प्रश्न बनना सभी करवा दिया गया। आप चलते हैं फटाफट SPD के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था आप सभी के बीच में उसको लेके आ रहे हैं। बताना है कि बकरवाला जो प्रजाति कहाँ की है, ये जम्मू कश्मीर की हो जाएगी। और बताइएगा आपसे बताना है कोल और खरवार थाउर जनजाति ये कहाँ की है, ये उत्तर प्रदेश, थाउर जनजाति उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि महावीर जो थे, महावीर के पिता का नाम क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। पता है महावीर, ठीक है, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था ना वो सिद्धार्थ था, ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन नाम सिद्धार्थ था और महावीर के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। अभी आ रहे वहां भी बताएगा कि महावीर के माता का क्या नाम था, त्रिशला हो जाएगा, ठीक है, त्रिशला हो जाएगा। बताएगा देखिए पहला बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि महावीर के फूफा का क्या नाम था, बताना आपको, राजा बिंबिसार महावीर के फूफा थे, ठीक है। और बताए फुफेरा भाई तब कौन हो जाएगा, अजात शत्रु। देखिए फूफा थे बिंबिसार और अजात शत्रु फुफेरा भाई हो जाएंगे। बताएगा महावीर की पत्नी का क्या नाम था, यशोदा हो जाएगा, ठीक है, यशोदा हो जाएगा। बताइए महावीर की पुत्री थी एक, उसका क्या नाम था, प्रिया, ठीक है, अनुजा प्रिया दर्शनी हो जाएगा।
और इसका विवाह किससे हुआ था? जमालीन से। जमाली से होगा, जमाली जो उसका दामाद था, और प्रथम शिष्य भी यही जमाली हो जाएगा। बताएगा कि महावीर के प्रथम भिक्षुनी यानी कौन थे? भिक्षुनी चंदना थी, ठीक है, चंदना हो जाएगा। और बताएगा अगला क्वेश्चन बताना है कि महावीर आरंभिक साथी कौन थे? आरंभिक साथी मोखली पुत्र गोसाल, मोखली पुत्र गोसाल हो जाएंगे। पता है नागा जनजाति कहाँ का है? ये नागालैंड का हो जाएगा। मतलब अंगामी जनजाति ये कहाँ का है? ये भी नागालैंड का हो जाएगा। और मिकिर भी नागालैंड का हो जाएगा। मिकिर तो असम में भी पाया जाता है, मिकिर पहाड़ी है जो असम का है। जनजाति है जो आसपास क्षेत्र में पाया जाता रहता है। बताएगा वासी जनजाति कहाँ की है? ये लक्षद्वीप की है, वासी लक्षद्वीप हो जाएगा। बताएगा ओंग जनजाति ये कहाँ का है? अंडमान एवं निकोबार का होगा। और सेंटली जनजाति ये भी अंडमान निकोबार का हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन लाखर जनजाति ये कहाँ का है? लाखर मिजोरम का है। लाखर जनजाति मिजोरम का हो जाएगा। बताइए गारो खासी और मिकिर जनजाति ये मेघालय का हो जाएगा। गारो खासी मिकिर जनजाति मेघालय का हो जाएगा। बताइए लेप्चा जनजाति कहाँ पाया जाता है? ये सिक्किम में पाया जाता है, ठीक है, सिक्किम में पाया जाता है। बताएगा अगला क्वेश्चन बताना है भूमिज जनजाति कहाँ पाया जाता है? भूमिज ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। संथाल एवं थारू जनजाति ये बिहार में भी पाया जाता है, ठीक है, और थारू है उत्तर प्रदेश का ही जनजाति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है गल्वेनाइजिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? जस्ता का प्रयोग किया जाता है। जस शक्ति का मात्रा क्या होगा? वाट हो जाएगा, वाट। अगला क्वेश्चन बताना सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? 6000 केल्विन में हो जाएगा, ठीक है। मतलब न्यूट्रॉन का आविष्कार कौन किया था? जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। बताया पानी का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। सही जवाब है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन बताएगा स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का होता है। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का होता है। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए लाल प्लस नीला रंग जब मिलेगा तो क्या बनेगा? मैजेंटा का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बताइए माल्थस के अनुसार जनसंख्या जो है ना कितने वर्ष में दुगुनी हो जाती है? 25 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताएगा अगला क्वेश्चन बताना है इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन हो जाएंगे? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम है। बताएगा मानस अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पड़ता है? असम का। मानस अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? असम राज्य में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब बताइए सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। सही जवाब बताइए रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। अच्छा जवाब बताइएगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। बताइए बिक्री कर एक प्रकार का कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। अच्छा जवाब बताइएगा पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना है बताइए चाणक्य जो है ना किसके समय में था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और हैजा रोग जो फैलता है किससे फैलता है? जीवाणु से। विब्रियो क्लोरिस फैलता है, जीवाणु का नाम है, ठीक है, जीवाणु से फैलता है। बताइए आर्यभट्ट जो है ना किसके दरबार में था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार। चंद्रगुप्त द्वितीय आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। मौर्य जो हो जाएगा ये गुप्त वंश अथी मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। बताना आप सभी को बताना है भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सही जवाब राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का वेतन कितना मिलता है? 5 लाख मिलता है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जेनेवा में पड़ता है। सही जवाब जेनेवा। बताइए किसी देश में मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ किसको होता है? लाभ ऋणी को होता है। लाभ जो है ना ऋणी लेनदार को लाभ होता है और हानि होता है देनदार को। जो देता है उसका क्या होता है? हानि हो जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन नामक गैस ऑक्सीजन निकलती है। सही जवाब हो जाएगा। अगला बताइएगा कि पराबैंगनी किरण से कौन बचाता है हमें? ओजोन परत बचाता है। ओजोन परत बचाता है। बताइए रेडियम की खोज कौन की थी? मैडम क्यूरी के द्वारा ही किया गया। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन प्रति किलोग्राम उत्पन्न उष्मा की मात्रा मान क्या कहलाती है? कैलोरी कहलाती है। कैलोरी कहलाती है। बताइए खुले जो है ना फ्यूज का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। अनंत। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन होगा? कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। बताइए दक्षिण अमेरिका का द्वार ये किसे कहा जाता है? वेनेजुएला को। दक्षिण अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। पटना अगला क्वेश्चन पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी हो जाएगा, ठीक है। मतलब
पूर्वी घाटी के सबसे काल दूसरा नंबर बता अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा ये किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है, 80% होती है। और सबसे अधिक वर्षा किस जगह पर होती है? मासिनराम मेघालय, मासिनराम मेघालय में हो जाएगा, ठीक है, अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बता, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तेंजिंग नोर्गे थी, जुंको तबई जापान के थे ना, वो भारतीय पूछे, तेंजिंग नोर्गे हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताना है कि ओडिशा के पूर्व राजधानी कहाँ थी? कटक। अगला बताना आपसे को जुगाली करते समय पशुओं के मुंह में कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस निकलता है, सही जवाब हो जाएगा। बताना आपसी को कि मियादी बुखार से प्रभावित अंग कौन सा होगा? आंत हो जाएगा, तो आंत हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी होमवर्क था सभी को समाप्त करते हुए आप चलते हैं, लास्ट टॉपिक आपका रह गया जो भी करंट अफेयर है, फटाफट देख लेते हैं करंट अफेयर को भी। बताइएगा जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? शाहरुख खान है, सही जवाब शाहरुख खान है। बताइए हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर? माधुरी दीक्षित हो जाए, ठीक है, माधुरी दीक्षित हो जाएंगे। मतलब कर्नाटक वन विभाग का राजदूत किसे बनाया गया? अनिल कुंबले को बनाया गया, सही जवाब बताएगा। टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर? विक्की कौशल है, विक्की कौशल है। बताए फिट इंडिया आइकन का ब्रांड एम्बेसडर? ये आयुष्मान खुराना, ठीक है, आयुष्मान खुराना हो जाएंगे, सही जवाब बताएगा। कि फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विद्या बालन, ठीक है, विद्या बालन बताएगा। अगला क्वेश्चन है इंडिया गेट बासमती चावल का ब्रांड एम्बेसडर? ये अमिताभ बच्चन हो जाएगा, ठीक है। फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना। खो खो 2025 का ब्रांड एम्बेसडर? ये सलमान खान हो जाएंगे, सही जवाब बताइए। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद है, सोनू सूद है। अगला क्वेश्चन बताना है झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया, अच्छा जवाब है बताइएगा। SA20 लीग के एम्बेसडर कौन बने? दिनेश कार्तिक, सही जवाब है बताइएगा। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर? मनु भाकर को बनाएगा, मनु भाकर, सही जवाब बताएगा। कि अगला क्वेश्चन है बताइएगा बिस्लेरी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बिस्लेरी लिमोनाटा का, बिस्लेरी लिमोनाटा का ब्रांड एम्बेसडर आदित्य राय कपूर होगा। बताइए तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर? PV सिंधु को बनाएगा, PV सिंधु को, एक एथलीट है ये। बताना अगला क्वेश्चन यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर खान हो जाएगी। बताएगा सिट्रोएन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर? महेंद्र सिंह धोनी, सिट्रोएन इंडिया का ब्रांड महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। और चलते हैं अभी SPT में वन लाइनर जो दिया गया था उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है आपसे को बताएं ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के द्वारा ही किया गया, ठीक है, जगत प्रसाद नड्डा हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कहाँ माउंट फेटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? ये इथोपिया में हुआ, सही जवाब इथोपिया में हुआ है। बहुत अच्छा जवाब है बताइएगा। किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है अभी? ये कैलाश सत्यार्थी का आत्मकथा हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताना है भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? ये फ्रांस में दिया है, सही जवाब फ्रांस में दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा? ये चोल राजकुमार राजदित्य के नाम पर रखा गया। 30 वर्ष बाद केप गिद्धो को कहाँ देखा गया है? दक्षिण अफ्रीका में देखा गया, सही जवाब दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। बस जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तनुष्का बनी है, तनुष्का बन चुकी है, सही जवाब है बताइए। हेरात त्योहार जो हेरात पर्व ये कहाँ मनाया था? ये जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? ये असम के द्वारा किया गया, सही जवाब असम के द्वारा ही किया गया। अगला क्वेश्चन बताना है किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑसिलेट का अनावरण किया है? अमेजन, ऑसिलेट का अनावरण अमेजन के द्वारा ही किया गया। बताइएगा फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जय शाह को सम्मानित किया गया। बताइएगा 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? ये विराट कोहली बन चुके हैं, सही जवाब बताइए। तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब कौन जीता है? ये विदर्भ के द्वारा जीता गया, विदर्भ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये गुरुग्राम हुआ, सही जवाब गुरुग्राम में हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कहाँ के जो है रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है? विशाखापट्टनम से ले लिया गया, सही जवाब हो जाएगा।
बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है? ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। बताइएगा क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश का चांसलर बना है? ये ऑस्ट्रेलिया का बन चुका, ऑस्ट्रेलिया का बना है। ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया होगा, ऑस्ट्रेलिया बोल दिया, ऑस्ट्रिया है, इसका राजधानी वियना है, वो बोला ऑस्ट्रिया, सही जवाब होगा। अगला बताना है बनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? ये मोदी जी, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताए किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? ये अमेरिका का उतरा, सही जवाब अमेरिका का। बताए फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंध कर दिया है? रूस, कांगो और पाकिस्तान, तीन देश है, रूस, कांगो और पाकिस्तान को प्रतिबंध किया गया। बताना है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये स्पेन में आयोजन किया गया, सही जवाब है। बताइए किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? शरद कमल चंद, ठीक है, शरद कमल चंद। बताना है अगला क्वेश्चन है 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ, सही जवाब नई दिल्ली में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जवाब दीजिएगा, राइज ऐप जो है किस सरकार द्वारा लॉन्च किया? राइज ऐप ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। अच्छा जवाब बताइएगा, भारतीय नौसेना ने कहाँ जो है सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? गोवा में भाग लिया, ठीक है, गोवा में भाग लिया, बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? आर चिदम्बरम, अरविंद चिदम्बरम, ठीक है, अरविंद चिदम्बरम के द्वारा जीत लिया गया। अगला क्वेश्चन बताना है किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? पंजाब, ठीक है, प्रोजेक्ट हिफाजत कौन शुरू किया है? पंजाब के द्वारा, सही जवाब है। बताइएगा 5वां एशियाई महिला कबड्डी के खिताब कौन जीता है? भारत द्वारा जीत लिया गया, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश में की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया है? ये रूस के साथ किया, ठीक है, रूस के साथ। बताइएगा बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? HDFC के द्वारा लॉन्च किया गया, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? फ्रांस शीर्ष पर हो जाएगा। अगला बताइएगा कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया, सही जवाब पता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कौन जीता है? ये भारत के द्वारा जीत लिया गया, ठीक है, अच्छा जवाब है। बताइए किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? ये दिल्ली दिया, दिल्ली के द्वारा दिया गया। बताइएगा अगला क्वेश्चन, किसे औज्ञा स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? उदय प्रकाश को सम्मानित किया गया। बताना है अगला क्वेश्चन, किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्सगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चीन से संबंधित है, चीन की हो जाएगी। बताइए सौर वेदनाम उत्सव कहाँ मनाया गया? ये संपन्न हुआ, ये बिहार में हुआ। और चाप चारकुट उत्सव मिजोरम का हो जाएगा, ठीक है, चाप चारकुट मिजोरम का हो जाएगा, सही जवाब बताएगा। 58वां टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? माधव प्रदेश, जो कि कहाँ का है? मध्य प्रदेश का हो जाएगा, और मध्य प्रदेश का नुमा हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, खंजर अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच, ठीक है, भारत और किर्गिस्तान। अगला बताइए अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? गांडीव रखा गया, गांडीव। अर्जुन के जो धनुष का नाम था गांडीव, उसके नाम पे रखा गया। बताना है दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बन गया है? LIC बन गया, LIC। और आज का लास्ट क्वेश्चन बताना आप सभी को कि किस भारतीय टेलीकॉम ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? ये एयरटेल के द्वारा किया गया। तो दोस्तों कल के लिए आप सभी के बीच एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसका जवाब कमेंट के माध्यम से कीजिएगा। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और जाते जाते लाइक करके और कमेंट करके जाइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।